खबरें तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के ट्वीट की। जी हां, राहुल गांधी ने ट्वीट करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कुछ सवालात किए हैं। वज़ीर आज़म से सवाल किया है राहुल गांधी ने कि ज़राई कवानीन पर वज़ीर आज़म ने अफसोस का इजहार किया है, तो ये बताएं पछतावा कैसे जाहिर करेंगे। लखीमपुर खीरी मामले में वजीर को कब बर्खास्त करेंगे। शहीद किसानों को मुआवजा कब मिलेगा। सत्याग्रह करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमात वापस कब लिए जाएंगे। एमएसपी पर कानून कब आएगा। इसके बिना माफी अधूरी है। वहीं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सिक्योरिटी के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने तमाम तफसीलात फराहम की है। तो आपको बता दें कि सीसीटीवी की स्कीम के दूसरे मरहले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारी हुकूमत बनने के 7 वर्षों में पूरी दिल्ली में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली फी मुरब्बा किलोमीटर सीसीटीवी की बुनियाद पर दुनिया में नंबर 1 है। फाइनली दिल्ली में कैमरे लगने लगे और अब हम पूरी दुनिया में नंबर 1 होते जा रहे हैं। ये जो कैमरे लगा रहे हैं हम लोग, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो केंद्र सरकार की कंपनी है, वो ये सारे कैमरे लगा रही है। बहुत शानदार कैमरे लगा रहे हैं। हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत मॉडर्न कैमरे हैं। इस कैमरे में क्या है, कैमरे कई बार लगा देते हैं, कैमरा खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर जब जरूरत पड़ती है, कोई अपराध हो जाए तो पता चला जी सीसीटीवी का तो कैमरा खराब पड़ा था। इसमें क्या है कि अगर कैमरा खराब होगा, काम नहीं कर रहा, तो कमांड सेंटर में एक अलार्म आ जाएगा। इसका एक कमांड सेंटर है। उस कमांड सेंटर में दिल्ली में जितने कैमरे हैं सबका फीड जाता है और रियल टाइम बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। और ये जो कैमरे हैं ये 4 मेगापिक्सल के हैं, बेस्ट हैं, और इसमें नाइट विजन भी है, रात को भी ये कैमरे काम करते हैं। तो इस तरह से दिल्ली की सुरक्षा के लिए और अपने माँ बहनों की सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ा है, जो हमारे हाथ में है, वो हम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे कैमरे लगने के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ेगी, दिल्ली के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस। तो राज्यसभा के 12 अरकान की मुअत्तली को लेकर अपोजिशन जमातों का जो एहतजाज है वो लगातार जारी है। आज एहतजाज का 5वां दिन है और अब जो अपोजिशन जमातें हैं वो ब्लैक डे के तौर पर भी इस एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। वो चेयरपर्सन से फैसला वापस लेने का मुसलसल मुतालबा भी कर रही हैं, लेकिन चेयरपर्सन के जवाब से तातुल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। टकराव जारी है। अब अपोजिशन के रवैये के खिलाफ बीजेपी अरकान पार्लियामान भी एहतजाज पर उतर आए हैं, यानी आइंदा इस मामले पर टकराव में शिद्दत आने के आसार हैं। तो लगातार 5 रोज से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपोजिशन पार्टियां 12 अरकान की मुअत्तली को लेकर एहतजाज कर रही हैं। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज लगातार जारी है। वहीं अपोजिशन लीडर आज भी पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के नजदीक एहतजाज कर रहे हैं। ख्याल रहे कि जुमेरात को राज्यसभा चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने अपोजिशन के अमल की नुक्ताचीनी की थी। उन्होंने फैसले को गैर जमहूरी बताने वाली अपोजिशन जमातों पर प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाया था। वेंकैया नायडू ने कहा था कि मॉनसून सेशन के दौरान मुअत्तल किए गए अरकान ने पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया था, जिसके खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक ही कार्रवाई की गई है। सुनिए, सबको दिखाई दिया मोदी जी ऑपोजिशन से डरते हैं, इसीलिए वो डरते हैं हमारे धरना से भी, इसीलिए वो इधर आ गए। इतना आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, डर इतना बढ़ गया कि वो इधर तक आ गए, गांधी मूर्ति तक आना पड़ा। अब तक तो गांधी को उनको सोच में नहीं था, वो तो नाथुराम गडसे के पुजारी है। गांधी का सोच में आया कैसे, इतना डर गए। देखिए ये सीधे तौर पर गुंडागर्दी है
बीजेपी का इस तरह का आचरण करना ये सीधा दर्शाता है कि वो लोग गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, लोगों को अपमानित करना जानते हैं। उन लोगों से न्याय की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम लोग पीसफुल धरना यहाँ बैठे हुए हैं, जो 12 निलंबित सांसद हैं, और यहाँ आकर गुंडागर्दी करना ये क्या दर्शाता है कि इन लोगों को प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, जमहूरियत में विश्वास नहीं है, इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है। सवाल यही है ना कि आपने आज बीजेपी का गुंडागर्दी देख लिया। 4 दिन से यहाँ एक पीसफुल धरना चल रहा था, इतना धरना चल रहा था, जो भी रजिस्टर हाउस में भी प्रोटेस्ट करने के बाद भी हमने जब वॉकआउट किया, हाउस को चलने दिया बिल्स के ऊपर, क्यों हमको कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ बैठने के बाद आप जो जिस तरीके से आए, आपको मोदी का माइंडसेट मालूम हो रहा है। ये जैसा कि अब मेरी बहन बताई थी कि वो डर रहे हैं, सच्चाई से डर रहे हैं, या गुंडागर्दी उतरा है, गुंडागर्दी से सब चलाना चाह रहे हैं, जैसा कि वो करते हैं हाउस में अपना जो चलाते तानाशाही, वैसे यहाँ भी चला चाह रहे हैं। ये आप खुद देखें, हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसका विटनेस है कि उनकी गुंडागर्दी। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से इकदाम किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी। कल जो समाअत हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का वक्त दिया था, उसी के नतीजे में आज समाअत हुई। अदालत ने मुतालिका हुकूमतों से रहनुमा खतूत पर अमल करने की हिदायत दी है। मरकज ने हलफनामे में टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील देने की बात कही है, जिसकी मीटिंग रोजाना की बुनियाद पर होगी। दिल्ली हुकूमत ने हलफनामे में अस्पतालों की तामीर को जारी रखने की अपील की है, जिसे अदालत ने मंजूर भी कर लिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अपना मौकिफ रखते हुए कहा कि गन्ने के मौसम में अगर चीनी मिलों और दूध सनतों को बंद कर दिया जाएगा तो उससे वाबस्ता अफराद को नुकसान होगा। इस मौके पर यूपी के वकील ने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश में हवा पाकिस्तान की जानिब से आ रही है और पटना की तरफ चली जाती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा वो आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से जानकारी दें, कुदरत को अपना काम करने दें। उन्होंने वकील की चुटकी भी ली। सीजेआई ने कहा तो आप पाकिस्तान की सनतों को बंद करना चाहते हैं? दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके यह बताया गया कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हालांकि 17 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है और जरूरत पड़ेगी तो ये तमाम जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मानकों को कम करने के लिए ये फ्लाइंग स्क्वाड काम करेंगे और उनके पास पर्याप्त अधिकार भी होगा। अगर कोई प्रदूषण के तमाम मानकों का उल्लंघन करता है तो ये फ्लाइंग स्क्वाड उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा तमाम जो नियम बनाए गए हैं वो उसका पालन करेंगे। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो प्रदूषण को कम करने के लिए और भी उचित कदम उठाएंगे। यूपी सरकार की तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जिस तरह तमाम इंडस्ट्री को बंद करने की बात कही गई है, ऐसे में अगर अभी उत्तर प्रदेश में गन्ने का सीजन चल रहा है और अगर इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा तो गन्ने के उत्पादन यानी कि चीनी के उत्पादन पर खासा असर पड़ेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं जो एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है वो उसको देखेगी। अगर उनको लगता है कि इस इंडस्ट्री से प्रदूषण का कोई स्तर नहीं बढ़ता है तो इंडस्ट्री को आगे खोलने की इजाजत वो देगी। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि स्कूलों को फिलहाल खोला गया था, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के चलते फिलहाल स्कूल दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कोविड के मद्देनजर कुछ अस्पतालों को बनाने की बात कही है, जिसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य यानी कि यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से यह कहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो भी उचित कदम उठाया गया है उस उचित कदम की अनुपालना करें। वहीं शुक्रवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और यह देखेगा कि
केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए टास्क फोर्स के द्वारा प्रदूषण के स्तर में कितनी कमी आई है। कैमरामैन बीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीपीआईएम के रुकन सुभाषनी अली ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से किसानों की तहरीक मुल्क भर में एक बड़ी तहरीक के तौर पर उभरी है, उस तरीके से हुकूमत ने किसानों की तहरीक को तवज्जो नहीं दी है। वहीं कल होने वाले इजलास से लगता है कि किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने सुभाषनी अली से बातचीत की। हमारे साथ किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए सीपीआईएम की सदस्य और पूर्व सांसद सुभाषनी अली जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है और लगातार जुड़ाव रहा है उनका। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से किसानों की बात की जाए तो उनके आंदोलन में आप शामिल रहीं, अब क्या लगता है आपको? देखिए, किसानों का बहुत अद्भुत आंदोलन है। ऐसा आंदोलन कभी देखा नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि आज़ादी से पहले कभी ऐसा आंदोलन हुआ है। और इस आंदोलन को लगातार लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रेरित नहीं है। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल द्वारा संचालित भी नहीं है। ये किसानों का अपना आंदोलन है, जिसमें उनकी जो अपनी यूनियंस हैं और यूनियन की जो संयुक्त कमेटी है, वही पूरी तरह से इस आंदोलन को पहले दिन से चला रही है। लेकिन इसी चुनाव के डर से और किसान आंदोलन को प्राप्त हमदर्दी और उसकी ताकत की वजह से सरकार ने इन 3 कानून को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन कैसे की? आप देखिए, किसी एक आंदोलन में हमेशा ये होता है, कुछ लोग शहीद होते हैं और ये लोग शहीद हुए हैं और हमारी सरकार, प्रधानमंत्री उनके लिए एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि वो किसानों के जले पर रोज़ नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। जो एसकेएम की कमेटी है, चूँकि वो बाद में आंदोलन से जुड़े, तो एसकेएम की कमेटी तो पहले से ही बनी हुई है, नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा, तो वो कमेटी कल बैठने जा रही है और उस कमेटी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सारे उनके प्रतिनिधि हैं उसमें। तो वो लोग तय करेंगे कि सरकार जो कमेटी बना रही है, कि कमेटी बना रही है कि नहीं, उसमें क्या होना है, वो आगे का क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता है कि बिना सरकार के कोई ठोस सुझाव के और एमएसपी पर कोई ठोस आश्वासन के, ऐसा लगता नहीं है कि अभी ये आंदोलन वापस हो जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि सुभाषनी अली जी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से वो किसान आंदोलन में शामिल रहीं और कल जो मीटिंग होने वाली है, उन्हें नहीं लगता है कि किसान अभी हटेंगे, क्योंकि उनकी मांगे उस तरह से पूरी नहीं हुई हैं, दोषियों को सजा नहीं मिली है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो न्यूज रूम लाइव में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश को एक और तूफान जव्वाद का खतरा है। जी हां, विशाखा महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली आंध्र प्रदेश के साथ साथ जुनूबी उड़ीसा से ये तूफान कल टकरा सकता है। आपको बता दें कि विशाखा महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है और खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका तूफान में तब्दील हो गया है। तूफान की वजह से साहिली आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल रही हैं। बीती रात से ही साहिली अजला, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में मुसलसल बारिश हो रही है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी अजला कलेक्टर्स से बातचीत करते हुए चौकसी बरतने का हुक्म जारी किया है। साहिली इलाकों के अलावा नशीबी इलाकों में मुकीम आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर से हमारे नुमाइंदे मनोज जीना ने तफसील बता रहे हैं। I'm standing just few meters away from Biju Patnaik International Airport and also State Meteorological Department. You can see weather behind me. It looks cloudy, and in last 6 to 8 hours, the changing of weather we are looking. See, as of the latest information of State Meteorological Department, cyclonic storm Jawad is coming towards northwest direction, and it is about 670 kilometers from Gopalpur port and also 760 kilometers from Paradip port.
it is moving towards northwest direction in a speed of 32 kilometers per hour. As of the latest information of the SRC, keeping the view of the Jawad cyclonic storm, all precautionary measures has been initiated and 14 districts of Odisha are put on high alert. All the district administrations and machineries are geared up to meet the situation. See, day before yesterday, Chief Minister Naveen Patnaik took the stock of the situation and ordered for mission zero casualty. Keeping that view, entire administration of the state has been geared up. So we can say that as the cyclonic storm is coming closer, the latest information may be changed. With camera person Sanjay Sahu, this is Manoj Jena, News 18, Bhubaneswar. तो ये थे हमारे नुमाइंदे मनोज जीना, जिन्होंने तूफान को लेकर तमाम तर तफसीलात बताई। उनका यही कहना था कि कल अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि जुनूबी उड़ीसा से तूफान टकरा सकता है और तमाम तर एहतियाती तदाबीर किए जा रहे हैं और वजीर आला की तरफ से भी इसका जायजा लिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे डॉक्टरों की हड़ताल की। जी हाँ, नीट काउंसलिंग को लेकर तमाम तर डॉक्टर्स हुकूमत से नाराज नजर आ रहे हैं। आज भी डॉक्टरों की मुल्क भर में हड़ताल है और तमाम तर जो ओपीडी की खिदमात हैं वो आज बंद की गई हैं। आपको बताएं कि नीट की काउंसलिंग जल्द किए जाने को लेकर डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सभी अस्पतालों की ओपीडी खिदमात पूरी तरह से बंद हैं। पूरे देश में रेजिडेंस डॉक्टर नीट काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आज ओपीडी की सारी सेवाएं रद्द कर दी हैं, यानी कि आज पूरे देश में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। रेजिडेंस डॉक्टर ने हड़ताल का आह्वान किया है। इस समय हम खड़े हैं आरएमएल अस्पताल के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो रेजिडेंस डॉक्टर है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नीट काउंसलिंग में जिस तरीके से देरी हो रही है उसको जल्दी करवाया जाए, क्योंकि इससे जिस तरीके से अभी भारत में कहा जा रहा है कि तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में आ सकती है, तो उसको लेकर इन डॉक्टर्स के ऊपर नीट काउंसलिंग में देरी हो रही है, जिसके कारण इनके ऊपर काम का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। संडे को भी ओपीडी सेवाएं खुली रहती हैं, जिसके कारण इनको काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो चाहते हैं कि नीट की जो काउंसलिंग है वो जल्दी की जाए, जिससे जो डॉक्टर्स की जो कमी है उसको कम किया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं आरएमएल अस्पताल में, उन्हीं डॉक्टर से बात करेंगे। मैम, ये बताइए, आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? See, we have a very simple demand. We just want to expedite the NEET PG counselling. The exam which was held about 1 year ago in January 2021, जिसका काउंसलिंग was supposed to happen in March, April, has been delayed further and further. It's almost been 1 year. तो न्यूज रूम से खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।